तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी लार ग्रंथि के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको दांत के बारे में, जीभ के बारे में पूरा हम अच्छे से पूरा हम डिटेल बता दिए हैं। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अमित सर बिहार वाला। अगर आप अमित सर बिहार वाले के नाम से अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसके लिए क्लास 9th का मैथमेटिक्स, क्लास 10th का साइंस और क्लास 9th का भी साइंस आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक जो है लार ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सैलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सैलाइवरी ग्लैंड। जो लार ग्रंथि होती है यह हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक ना, जैसे दांत होता है, दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, वैसे ही जो लार ग्रंथि होती है ये भोजन को गीला बनाने में, भोजन को पचाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो चलिए लार ग्रंथि के बारे में एकदम हम बेसिक से समझेंगे कि इसका काम क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती हैं, कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, पूरा एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम विस्तार से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे कि लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो हमारे मुंह में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? एक तरह से देखेंगे तो हमारे मुंह में ही लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी। अगर संख्या में देखेंगे तो 6। 3 यानी 3 इधर होती हैं, 3 इधर होती हैं। जैसे मान के चलिए आप 2 चप्पल पहनते हैं, यानी एक जोड़ा, 2 चप्पल को हम एक जोड़ा चप्पल बोलते हैं ना। 2 पैर है तो 2 चप्पल पहनेंगे तो 2 चप्पल को हम एक जोड़ा चप्पल बोलते हैं। इसी तरह से 6 ग्रंथि को हम यानी 3 जोड़ी ग्रंथि बोलते हैं, यानी 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। तो कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। अगर संख्या में देखेंगे तो 6 पाई जाती है। कितना? 6। ठीक है, लार ग्रंथि का काम क्या होता है? तो लार बनाने का काम करती हैं। जो लार ग्रंथि होती हैं वो लार बनाने का काम करती हैं, जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, देखिए प्रतिदिन प्रतिदिन लार कितना बनता है हमारे मुंह में? प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। कितना लार बनता है? 1 से 1.5 लीटर हमारे मुंह में डेली लार बनता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको एक जग में या गिलास में, कटोरा में थूक थूक के इकट्ठा करके आप देख सकते हैं। हो सके 1 से 1.5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा करके 1 लीटर एक ही बार पी जाइए, फिर से पी जाइए। ऐसी काम नहीं करना है। ठीक है ना, केवल आपको हंसने के लिए बताएं। ठीक है, तो चलिए लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 होता है। अगर हम खाना खाते हैं तो उस समय जो लार का पीएच मान होता है वो बढ़ जाता है, यानी 7.2 से 7.4 तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे लार में 99% जल की मात्रा होती है, यानी लार में 99% पानी होता है, जल होता है, और 1% पाचक एंजाइम होती है। यानी 99% जल की मात्रा होती है और 1% पाचक एंजाइम की मात्रा होती है। यानी 1% आपका क्या पाया जाता है? पाचक एंजाइम पाया जाता है। और 1% पाचक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो आपका लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, डाइस्टेज होता है, म्यूलिन होता है। 1% में आपका 4 एंजाइम, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। अब इसका काम क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ना, ये कीटाणु मारने का काम करता है। अगर मान के चलिए हम कभी कभी बिना हाथ धोए अगर खाना खा लेते हैं तो हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और हमको लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, हाथ एकदम साफ है, आदमी बिना हाथ धोए खाना खा लेता है। तो जब हाथ का बैक्टीरिया जब खाना के साथ जब मुंह में चला जाता है तो यही जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये मुंह में गए भोजन के साथ, खाना के साथ मुंह में गए बैक्टीरिया को क्या करता है? कीटाणु को क्या करता है? लाइसोजाइम मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। और लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे कुछ भी पाते हैं सीधे मुंह में डाल लेते हैं। कुछ पा जाएगा सीधे मुंह में डाल लेता है। तो इसलिए छोटे बच्चों में लाइसोजाइम एंजाइम ज़्यादा बनता है, क्योंकि छोटे बच्चे कुछ भी मुंह में डाल लेता है तो उसमें बैक्टीरिया चला जाता है, अधिक मात्रा में बैक्टीरिया चला जाता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? धाए धाए एकदम क्या करता है? उसको मारते रहता है। क्या करता है? कीटाणु मारता रहता है। ठीक ना, तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो साबुन से हाथ धोइए, कीटाणु को भगाइए और अपना शरीर को सुरक्षित रखिए। ठीक है, चलिए, और टाइलिन और डाइस्टेज ये जो दोनों एंजाइम होते हैं ना, ये मंड का पाचन करते हैं।
टाइलिन और डाइस्टेज दोनों एंजाइम मिल करके किसका पाचन करते हैं, मंड का पाचन करते हैं। और सबसे ज़्यादा एंजाइम आपका बनता है टाइलिन, यानी लार में सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम बनता है, तो टाइलिन एंजाइम बनता है। ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या करता है, मंड का पाचन करता है। अब आप सोचते होंगे मंड क्या होता है। मंड का मतलब एक तरह से देखेंगे तो चोकर होता है। जैसे मान चले हम रोटी खाते हैं तो रोटी में चोकर की मात्रा होती है, मंड की मात्रा होती है, जिसको स्टार्च भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक अगर रोटी चबाते हैं ऐसे तो आपको हल्का हल्का मीठा महसूस होता है। रोटी जब चबाएंगे ना तो आपको हल्का हल्का मीठा महसूस होता है। अब एकदम चीनी जैसा मीठा नहीं लगेगा, लेकिन हल्का हल्का क्या होता है, मीठा। यानी जो टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम होते हैं वो क्या करने लगता है, मंड को चोकर को पचाने लगता है, इसलिए हमको हल्का हल्का मीठा महसूस लगता है, यानी मीठा लगने लगता है। ठीक है, यहाँ पे म्यूलिन चौथा क्या है, म्यूलिन एंजाइम जो होता है ये भोजन को मुलायम बनाता है, एकदम लिरबिराहट बनाता है, चिपचिपा बनाता है, एकदम लसरदार, उसी को क्या बोलते हैं, लसरदार। अगर म्यूलिन एंजाइम नहीं रहेगा लार में तो भोजन को चिपचिपा नहीं बनाएगा। जब भोजन चिपचिपा जब भोजन को चिपचिपा नहीं बनाएगा तो हमको भोजन निगलने में दिक्कत होगा, एकदम कड़ेर लगेगा। जब खाना घोटेंगे ना तो एकदम कड़ेर, एकदम पूरा दौड़ कौच के जाएगा। ठीक ना, तो ये जो म्यूलिन एंजाइम होता है ये भोजन को लसरदार बनाता है, चिपचिपा बनाता है, जिससे निगलने में, भोजन को निगलने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये सब लार ग्रंथि का बेसिक चीज़ रहा। अब यहाँ पे देखेंगे लार ग्रंथि को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला होता है कर्णपूर्ण ग्रंथि, दूसरा होता है अधोअनु ग्रंथि, तीसरा होता है अधोजिया ग्रंथि। क्या होता है, अधोजिया ग्रंथि। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, वो किस नली से हमारे मुंह में निकलती है, नहीं बहती है, खुलती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कर्णपूर्ण ग्रंथि। कर्णपूर्ण ग्रंथि का मतलब होता है यानी पैरोटिड ग्रंथि। कर्णपूर्ण ग्रंथि का इंग्लिश क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथि होता है। अब देखिए पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ना, लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि यानी कर्णपूर्ण ग्रंथि। ठीक है, ये कहाँ स्थित होती है, तो कान के नीचे, यानी कहाँ स्थित होती है, जो हमारा कान होता है ना, कान के नीचे यहाँ स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, कान के नीचे स्थित होती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका पैरोटिड ग्रंथि में वायरस घुस चला जाता है, यानी पैरोटिड ग्रंथि में वायरस घुस जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो आपका पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, सूजन हो जाती है। उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। जब सूजन हो जाता है तो वही उसी को लोग बोलते हैं गलसुआ। क्या बोलते हैं, गलसुआ। ये पूरा एकदम ऐसे फूल जाएगा। तो किसके वजह से फूलता है, पैरोटिड ग्रंथि में वायरस घुस जाता है, पैरोटिड ग्रंथि पूरा संक्रमित हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा ये ऐसे क्या होता है, फूल जाता है। उसी को बोलते हैं गलसुआ, और उसको हम कंठमाला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो किसके वजह से होती है, पैरोटिड ग्रंथि के संक्रमित होने से। ठीक है, ये जो कर्णपूर्ण ग्रंथि क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये जो कर्णपूर्ण ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि, ये टाइलिन और लाइसोजाइम बनाती है। क्या बनाती है, टाइलिन और लाइसोजाइम बनाती है। टाइलिन क्या करता है, मंड का पाचन करके शर्करा में बदलता है। किसमें बदलता है, मंड को पचा करके शर्करा में बदलता है। पैरोटिड ग्रंथि से जो लार निकलता है, यानी जो टाइलिन लार निकलता है, टाइलिन एंजाइम जो निकलता है, वो किस नली से हमारे मुंह में खुलती है, तो एक्सटेंशन नली से। किस नली से, एक्सटेंशन नली से टाइलिन एंजाइम हमारे मुंह में खुलता है। ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप चित्र की सहायता से आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। आप यहाँ से देखिए, आपको एकदम अच्छे से लार ग्रंथि दिखाई दे रहा है, कौन कहाँ स्थित होता है। लार ग्रंथि से पतले पतले नली भी निकली होती है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, मेरी ओर मत देखिए भाई, अरे चित्र को देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए। लार ग्रंथि से पतली पतली नली पूरी फैली जाती है हमारे मुंह में। ठीक ना, तो पैरोटिड ग्रंथि का नली देखिए, एक्सटेंशन नली बोलते हैं। इसी नली से टाइलिन एंजाइम क्या होता है, हमारे मुंह में खुलता है, मुंह में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे अधोअनु ग्रंथि, जिसको सब मैग्जिलरी ग्लैंड बोलते हैं। जो अधोअनु ग्रंथि होती है, ये निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। जो हमारा नीचे वाला जो जबड़ा होता है ना, पश्च भाग, यानी पश्च भाग यही ना है, यहाँ स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, यहाँ स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि, तो अधोअनु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अधोअनु ग्रंथि। ठीक है, ये किस नली से हमारे मुंह में, यानी जो लार बनाती है, वो किस नली से हमारे मुंह में खुलती है, तो वाहटन नली द्वारा। वाहटन नली द्वारा जो अधोअनु ग्रंथि से जो लार बनती है, जो एंजाइम बनते हैं, किस नली से हमारे मुंह में जाती है, तो वाहटन नली से। अब तीसरा नंबर ग्रंथि देखेंगे, कहाँ हिल रहा है बाबू,
तीसरा देखेंगे अधोजिया ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है जीभ के दोनों ओर स्थित होती है। जो हमारी जीभ है ना, जीभ के दोनों ओर यानी यहाँ स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? यहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, ये जो इस ग्रंथि से जो लार बनता है, एंजाइम बनता है, वह रिबिनस या बार्थोलिन नली से क्या होती है? हमारे मुख में खुलती है, मुंह में खुलती है। ठीक है, किस नली से? तो रिबिनस या बार्थोलिन नली से क्या होती है? हमारे मुंह में खुलती है। ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है अधोजिया ग्रंथि, ये लार ग्रंथि की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि की सबसे छोटी ग्रंथि। देखिए, लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि यानी कर्णपुर ग्रंथि। लार ग्रंथि की सबसे छोटी ग्रंथि अधोजिया ग्रंथि यानी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? लार ग्रंथि में आपको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। लार ग्रंथि में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस आपको इतना ही पढ़ना ही है। लार ग्रंथि में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे बाहर कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा लार ग्रंथि के बारे में। तो चलिए, अगला वीडियो हम अगले यानी अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।